तो ब्रेक के बाद अब आरओसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट नोट इज लाइक दिस, राइट डाउन in the z plane, in the z plane, region of convergence is related to the magnitude of pole, ठीक है। तो z ट्रांसफॉर्म में आरओसी पोल के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी पोल के रियल पार्ट से रिलेटेड होता है, बट जेड ट्रांसफॉर्म में किससे रिलेटेड होता है? पोल के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सपोज फॉर सिग्नल x ऑफ n, पोल ज़ीरो लोकेशंस आर, पोल्स and zeros locations are, okay, pole is located at 0.5 e की power j pi by 4, next location is 2 into e की power minus j pi by 3, and next location is 5 e की पावर j पाई बाई 6, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया है। ओके, एंड ज़ीरो लोकेशंस आर 3 e की पावर माइनस j पाई बाई 4, नेक्स्ट ज़ीरो इज़ लोकेटेड एट 4 e की पावर j पाई बाई 3, कुछ ऐसा लिख दिया है। करना क्या है, हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आरओसीज लिखने हैं। So calculate number of possible ROCs, okay, and draw the ROCs, draw the region of convergences in the Z plane। तो Z plane में ROC को ड्रॉ भी करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करें इसे? पहला काम, जितने भी पोल्स हैं पहले उनका मैग्नीट्यूड लिखो। क्या आरओसी ज़ीरोज़ की लोकेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। आरओसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ज़ीरोज़, तो हमें ज़ीरो के लोकेशन से कोई मतलब है ही नहीं। मतलब किसके लोकेशन से है? पोल। और पोल में भी आरओसी किससे रिलेटेड होता है? पोल के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। सो लेट अस राइट मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स। So magnitude of first pole is 0.5, second is 2 and third pole magnitude is 5। ये जो लिखा गया है मैग्नीट्यूड e की पावर j इंटू फेस के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब पोल को भी पोलर फॉर्म में लिखा गया है। तो 0.5 क्या है मैग्नीट्यूड, 2 क्या है मैग्नीट्यूड, 5 क्या है पोल का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे? पोल के मैग्नीट्यूड के इक्वल रेडियस का क्या ड्रॉ करना है? सर्किल। तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ Z प्लेन में। किधर ड्रॉ कर रहा हूँ? Z प्लेन में। ओके, कितने सर्किल्स ड्रॉ करने होंगे? 3। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज 0.5। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल? 2। व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल? इट इज़ हाउ मच? 5। तो कितने सर्किल्स ड्रॉ करने थे? 3। ओके, अब अगर 3 सर्कल्स हैं तो कितने आरओसीज फॉर्म होंगे? 4। सो पॉसिबल आरओसीज आर, तो 3 सर्कल्स हैं तो कितने आरओसीज होंगे? 4 आरओसीज होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आरओसीज मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखता? 4। ओके, अच्छा, फर्स्ट पॉसिबल आरओसी मॉड Z लेस देन 0.5, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबल आरओसी को ड्रॉ करता हूँ, तो इसी तरह ड्रॉ करता।
second possible ROC, mod z between 0.5 and 2, तो 0.5 से 2 रेडियस वाले सर्किल्स के बीच में है ROC, तो इधर सेकेंड ROC ड्रॉ कर रहा हूँ. सो दिस इज दी सेकेंड ROC. ओके, व्हाट अबाउट थर्ड ROC? थर्ड ROC कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 वाले रेंज में. सो थर्ड ROC विल लाई इन द रेंज 2 to 5. ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉसिबल ROC. ओके, third possible region of convergence. And what about fourth possible ROC? Fourth possible ROC क्या लिखता? mod z greater than 5. So fourth possible ROC is mod z greater than 5. तो mod z greater than 5 मतलब आउटर मोस्ट रेडियस वाले सर्किल के आउटसाइड, मतलब सबसे बड़े रेडियस वाले सर्किल के आउटसाइड. ओके, तो इस तरह ड्रॉ करना आना चाहिए ROC. इन केस कभी ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लिखने में तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन में भी ROC का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में. अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन ROC का, तो कोई क्वेश्चन लिखता हूँ. क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है. सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 2j होल पावर n इंटू u ऑफ -n + 3. और हमें इस सिग्नल के लिए क्या लिखना है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. तो ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेट के एग्ज़ाम में आते हैं और हमें क्या लिखना होता है? ROC. अब इसका भी एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट क्या है समझते हैं. सबसे पहले चेक करो n किस टर्म का पावर है. तो पहले क्या चेक करना है? n किस टर्म का पावर है. तो n किस टर्म का पावर है? 1 + 2j का. तो 1 + 2j के मैग्नीट्यूड से mod z को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? ROC. पॉइंट क्लियर है. n किस टर्म का पावर है पहले चेक करो. तो n पावर है 1 + 2j का, तो 1 + 2j के मॉडुलस से mod z को कंपेयर करना है. अब आप चेक करो सिग्नल लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है. यहाँ n के साथ माइनस साइन है तो ये लेफ्ट साइडेड स्टेप है. ओके, सो नेचर ऑफ सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड. सो ROC विल बी इनसाइड सर्किल इन दी z प्लेन. कुछ याद आ रहा होगा, लेफ्ट साइड सिग्नल का ROC किधर? सर्किल के इनसाइड. तो रिजल्टेंट ROC में क्या लिखता? mod z > n. इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √5. ठीक है, लिखना बहुत आसान था. अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 4 + j की पावर n u ऑफ 4 + j की पावर -n लिख देता हूँ. 4 + j की पावर -n u ऑफ -n + 2. इस बार आपको रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में कि ROC आप इस सिग्नल के लिए क्या लिखेंगे. Now this time you have to reply in the chat box what will be the resultant ROC.
चलो ठीक है, आप सब ने रिप्लाई किया है। पहले तो इसको थोड़ा रीअरेंज करो और इसे आप इस फॉर्म में लिखो, x ऑफ n इज इक्वल टू 1/4 प्लस j होल पावर n इंटू u ऑफ -n प्लस 2। मैंने क्या बोला था कि चेक करो n किसका पावर है। यहाँ तो -n पावर है 4 प्लस j का, तो हमें -n किसका पावर है इससे तो मतलब है ही नहीं, n किसका पावर है इससे मतलब है। तो n किस टर्म का पावर है, 1/4 प्लस j का। तो अब ROC में मॉड z को किससे कंपेयर करूँगा, मॉडलस 1/4 प्लस j से। नाउ व्हाट अबाउट नेचर ऑफ सिग्नल, nature of signal is left sided. So what about ROC? ROC will be inside circle. तो रिजल्टेंट आंसर क्या लिखता, मॉड z लेस देन 1/√17। तो इस फॉर्म में आंसर आएगा। ओके अच्छा, अब ये सब तो आपने देख लिया। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सपोज x ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर n un प्लस 0.5 की पावर n u ऑफ -n प्लस 1। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट z ट्रांसफॉर्म फॉर दिस सिग्नल। इस बार हमें गिवन सिग्नल के लिए क्या कैलकुलेट करना है, z ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, पहले ROC चेक करेंगे कि कॉमन ROC है कि नहीं। अब आपने चेक किया, व्हाट इज़ द ROC ऑफ फर्स्ट सिग्नल, ROC ऑफ फर्स्ट सिग्नल इज मॉड z ग्रेटर देन 2। सिग्नल कैसा है, राइट साइडेड। तो ये जो फर्स्ट सिग्नल है ये किस टाइप का सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है। तो ROC कैसा, सर्किल के आउटसाइड। सेकेंड सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल, तो इसका ROC कैसा, सर्किल के इनसाइड। सर्किल का रेडियस कितना, 0.5। तो आप लिखते मॉड z लेस देन 0.5। अभी आप चेक करो, यहाँ जो दो ROCs हैं इन दोनों में कोई कॉमन ROC है क्या, नहीं है। तो z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो आपने आंसर लिख दिया, z ट्रांसफॉर्म for x of n will not exist because of no common ROC, समझ में आया होगा। तो यहाँ z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉमन क्या नहीं है, ROC कॉमन नहीं है। ओके अब क्या करना है, z ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं, और जब प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन से रिलेटेड। ओके, सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ z ट्रांसफॉर्म। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ z ट्रांसफॉर्म इज properties of z transform. Okay, so what is the first property? First property is linearity. So first property is linearity. Property कुछ इस फॉर्म में है, for a1 x1n plus a2 x2n, z transform is a1 x1 z plus a2 x2 z, where a1 and a2 are constants, where a1 and a2 are constants। ठीक है, now what about resultant ROC? Resultant ROC will be like this, at least ROC of x1 intersection ROC of x2, कम से कम x1 और x2 के ROC का इंटरसेक्शन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना,
एंटायर z प्लेन। ओके, तो असल में एक पॉइंट मुझे यहाँ पर लिखना है। पॉइंट कुछ ऐसा है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई नोट लिख रहा हूँ तो हर नोट को आप शॉर्ट नोट्स में लिख डालो। शॉर्ट नोट्स में वही लिखो जो आपको इम्पॉर्टेंट नोट लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोज सिग्नल इज डेल्टा एन, फॉर डेल्टा एन दैट ट्रांसफॉर्म विल बी हाउ मच 1। आप कैलकुलेट कर लेना, समेशन एक्स एन जेड की पावर माइनस एन से जेड ट्रांसफॉर्म 1 आ जाएगा। व्हाट अबाउट आर ओ सी? आर ओ सी विल बी एंटायर जेड प्लेन, आर ओ सी विल बी एंटायर जेड प्लेन, ठीक है। अब अगर ट्रांसफॉर्म ही 1 आ गया तो z के सारे वैल्यूज़ के लिए 1 आ रहा है। आई रिपीट, z के सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रांसफॉर्म कितना आया? 1। तो z के सारे वैल्यूज़ को ROC में क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड, क्योंकि z के सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रांसफॉर्म कितना आया? 1, मतलब ट्रांसफॉर्म फाइनाइट आया। तो z के सारे वैल्यूज़ ROC में क्या होंगे? इंक्लूड। तो ROC क्या लिखना पड़ेगा? एंटायर z प्लेन। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया, इफ़ दी z ट्रांसफॉर्म इज़ कॉन्स्टेंट देन ROC विल बी एंटायर z प्लेन। अगर z ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट आया तो ROC क्या लिखोगे? एंटायर z प्लेन। वही लॉजिक यहाँ भी है। ये जो रिजल्टेंट RHS है ये क्या मिल सकता है? कांस्टेंट। तो यहाँ a1x1z प्लस a2x2z, यहाँ इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जिससे रिजल्टेंट RHS कैसा मिल जाए? कांस्टेंट। तो उस केस में ROC क्या लिखना पड़ेगा? एंटायर z प्लेन। सो इफ़ द रिजल्टेंट RHS is the constant then the resultant ROC will be entire z plane। तो ये जो लिखा गया है कि कम से कम ROC x1 और x2 के ROC का इंटरसेक्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना? एंटायर z प्लेन। और एंटायर z प्लेन कब होगा? जब रिजल्टेंट RHS कैसा मिलेगा? कांस्टेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज सिग्नल xn इज इक्वल टू 2 की पावर n un प्लस 3 की पावर n un, ठीक है। अब मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म और ROC लिखना है। व्हाट इज़ द ROC ऑफ फर्स्ट टर्म? मॉड z ग्रेटर देन 2। व्हाट अबाउट ROC ऑफ द सेकेंड टर्म? मॉड z ग्रेटर देन 3। अब हमें रिजल्टेंट ROC लिखना है, तो रिजल्टेंट ROC क्या लिखता? मॉड z ग्रेटर देन 2 और मॉड z ग्रेटर देन 3, दोनों का हमें क्या लेना पड़ता? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों से कॉमन रीजन या इंटरसेक्शन में क्या लिखता? मॉड z ग्रेटर देन 3। तो अगर आउटसाइड सर्किल ROC है तो आउटर मोस्ट रेडियस वाले सर्किल के बाहर लिखो रिजल्टेंट ROC, ठीक है। तो बड़े रेडियस वाले सर्किल के बाहर लिखना है रिजल्टेंट ROC। फर्स्ट का रेडियस कितना? 2, सेकेंड का रेडियस कितना? 3। इन दोनों में बड़े रेडियस का सर्किल कौन सा है? 3, तो इसके बाहर लिखना है। तो मैं रिजल्टेंट ROC क्या लिखता? मॉड z ग्रेटर देन 3। अभी रिजल्टेंट ROC मिल गया तो ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट का ट्रांसफॉर्म लिखो 1/1 माइनस 2z इनवर्स। सेकेंड का ट्रांसफॉर्म लिखो 1/1 माइनस 3z इनवर्स, ठीक है। तो सिग्नल का ट्रांसफॉर्म तब एग्जिस्ट करेगा जब पहले रिजल्टेंट क्या मिल जाए? ROC। अगर रिजल्टेंट ROC नहीं है तो z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना। सेकेंड प्रॉपर्टी इज टाइम रिवर्सल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल। प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, फॉर x ऑफ माइनस n ट्रांसफॉर्म विल बी x ऑफ z इनवर्स। तो n को माइनस n से रिप्लेस करो तो ट्रांसफॉर्म में z को किससे रिप्लेस करोगे? z इनवर्स से। और ROC में क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस z with z inverse, replace z with z inverse in the
ROC ऑफ x ऑफ n। सिंपल है। तो हर जगह ट्रांसफॉर्म और ROC दोनों में z को किससे रिप्लेस करना, z इनवर्स से। तो जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज फॉर सिग्नल x ऑफ n ट्रांसफॉर्म इज 1/1 माइनस 3z इनवर्स and ROC is mod z greater than 3. Now what we have to do, we have to find out transform and ROC for the signal x of minus n. ठीक है। तो x of n नहीं मालूम है हमें x of n का ट्रांसफॉर्म और ROC मालूम है। करना क्या है, फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है इसके हेल्प से x ऑफ माइनस n का ट्रांसफॉर्म और ROC लिखना है। सिंपल। फर्स्ट लाइन के इन्फॉर्मेशन से सेकेंड लाइन का ट्रांसफॉर्म और ROC लिखना है। तो अभी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म और ROC हर जगह z को किससे रिप्लेस करोगे, z इनवर्स से। तो आप क्या लिखते, 1/1 माइनस 3। अच्छा, z को z इनवर्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो z इनवर्स किससे रिप्लेस हो रहा है, z से। तो यहाँ z इनवर्स है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, z से। तो ट्रांसफॉर्म क्या लिखता, 1/1 माइनस 3z। वाट अबाउट ROC, मॉडुलस ऑफ z इनवर्स ग्रेटर देन 3। ओके। तो हमने फाइनली लिखा क्या, x ऑफ n का x ऑफ माइनस n का ट्रांसफॉर्म है 1/1 माइनस 3z। ROC कितना आया, मॉड z लेस देन 1/3। देख लो आप। ठीक है, इसको 1/mod z लिख दो और थोड़ा LHS वाले टर्म को RHS में ले जाओ, RHS वाले टर्म को LHS में लाओ, तो मॉड z लेस देन 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजुगेशन। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजुगेशन। ओके। प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, फॉर कंजुगेट ऑफ xn z ट्रांसफॉर्म विल बी x कंजुगेट z कंजुगेट। x कंजुगेट z कंजुगेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले x कंजुगेट z लिख लो, फिर जब इसको लिख लोगे तो z को किससे रिप्लेस कर देना, z कंजुगेट से। तो ये जो नोटेशन मैंने लिखा है इसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने इधर लिखा है। नाउ व्हाट अबाउट ROC, ROC will not change, so write down no change in ROC। तो कंजुगेशन प्रॉपर्टी से बस केवल ट्रांसफॉर्म चेंज होगा, बट क्या नहीं चेंज होगा, ROC। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, एक सिग्नल है x ऑफ n। हमें x ऑफ n तो नहीं मालूम है लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म मालूम है। सपोज ट्रांसफॉर्म इज 1/1 माइनस 2 प्लस 3j z इनवर्स एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड z ग्रेटर देन √13। कुछ ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है। तो x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म और ROC गिवन है। हमें करना क्या है, फॉर कंजुगेट ऑफ x ऑफ n वी हैव टू कैलकुलेट ट्रांसफॉर्म एंड ROC। तो फर्स्ट लाइन के इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें सेकेंड लाइन में क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसफॉर्म एंड ROC। अब किसका हेल्प लेना है, प्रॉपर्टी का। कंजुगेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि क्या चेंज नहीं होगा, ROC। तो ROC मैं फिर से क्या लिखूँगा, सेम। तो ROC क्या लिखूँगा, मॉड z ग्रेटर देन √13। व्हाट अबाउट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखूँगा कंजुगेट ऑफ x ऑफ z। फिर जब कंजुगेट ऑफ x ऑफ z लिख लूँगा तो फिर z को किससे रिप्लेस करूँगा, z कंजुगेट से। ठीक है। इधर ही लिखता हूँ कंजुगेट ऑफ x ऑफ z। इधर x ऑफ z है, पहले इसका क्या लिखना है, कंजुगेट।
फिर z को किससे रिप्लेस करना है, z कंजुगेट से। तो x ऑफ z में जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होंगे सबका क्या लिखना पड़ेगा, कंजुगेट। 2 + 3j इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म, इट्स कंजुगेट विल बी 2 - 3j, ठीक है। अच्छा, इधर z इनवर्स है, इसमें z भी तो कॉम्प्लेक्स है ना, z को आप लिखते हैं r × e⁻j⍵, तो z भी तो कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो z पर भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंजुगेट। तो जब आप x कंजुगेट z लिखोगे तो यहाँ 2 - 3j आएगा और इधर आएगा z कंजुगेट इनवर्स। तो आप लिखते 1/1 - 2 - 3j z कंजुगेट इनवर्स। देख लो आप, मैंने एक एक स्टेप डिटेल में बता करके लिखा है, सो दैट कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। ओके अब इसके बाद लास्ट स्टेप में मुझे z को किससे रिप्लेस करना है, z कंजुगेट से। तो दूसरे वर्ड्स में z कंजुगेट किससे रिप्लेस हो रहा है, z से। तो यहाँ जो z कंजुगेट है इसको रिप्लेस कर दो z से। तो आंसर इस फॉर्म में आया, फॉर कंजुगेट ऑफ xn z ट्रांसफॉर्म इज 1/1 - 2 - 3j z इनवर्स। ओके, व्हाट अबाउट ROC, ROC तो सेम है, mod z ग्रेटर दैन √30। प्रॉपर्टी समझ में आया। तो मेनली कंजुगेशन प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करना है वो मुझे बताना था, क्योंकि ROC तो चेंज होता नहीं, तो जो ROC पहले था वही ROC बाद में। ओके, अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, फॉर x ऑफ n - n0 ट्रांसफॉर्म विल बी x ऑफ z into z की पावर -n0 एंड फॉर x ऑफ n + n0 ट्रांसफॉर्म विल बी x ऑफ z into z की पावर n0, ठीक है। तो n को n - n0 से रिप्लेस करोगे तो ट्रांसफॉर्म में एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई कर दो z की पावर -n0 का, और अगर वेरिएबल n को n + n0 से रिप्लेस करोगे तो ट्रांसफॉर्म में एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करोगे z की पावर n0 का, ठीक है। व्हाट अबाउट ROC, यहाँ ROC थोड़ा ट्रिकी है लिखना। ROC कुछ इस फॉर्म में लिखो, ROC विल बी ROC of x of n with possible inclusion or exclusion of z equal to 0 and infinite। अब ये कैसा ROC है, ये तो बहुत अजीब ROC दिख रहा है, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। आप बिल्कुल लॉजिकली सही हैं, बट ऐसे ही ROC लिखा जाता है। क्यों लिखा जा रहा है ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। पहले तो इसको डिटेल में बता दूँ कि यहाँ जो ROC मैंने लिखा है इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जब आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो जो रिजल्टेंट ROC होगा वो x ऑफ n के ROC के इक्वल होगा। अगर उसमें से कुछ एक्सक्लूड हुआ या फिर इंक्लूड हुआ तो या तो z इक्वल टू 0 या फिर z इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो ये जो LHS में फंक्शन है इसका अगर ROC लिखना है तो x ऑफ n के ROC में या तो कुछ इंक्लूड होगा या फिर इंक्लूड होगा। अगर x ऑफ n के ROC में जो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो z इक्वल टू 0 या फिर z इक्वल टू इन्फाइनाइट, इंक्लूड होगा या फिर एक्सक्लूड होगा। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ROC है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो कंक्लूज़न मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जो कि सिंपल होगा, आपको परेशान होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में क्या आता है ये मुझे मालूम है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूज़न आपको याद करना है ना वो मैं बता दूँगा, बड़ा सिंपल होगा। बट पहले इसको समझे तो सही कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ROC लिखा क्यों गया है, अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है। तो दो एग्जांपल्स उठाते हैं। अभी पहले फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ मैं, डेल्टा n
डेल्टा एन का ट्रांसफॉर्म 1. व्हाट अबाउट आर ओ सी, एंटायर जेड प्लेन. ठीक है, एंटायर जेड प्लेन. ओके, नाउ सपोज नेक्स्ट सिग्नल इज डेल्टा n minus 1. So transform will be Z inverse by using time shifting property. Now what about ROC? ROC entire Z plane, entire Z plane excluding Z equal to 0. यही लिखूँगा ना. अब देख लो z इक्वल टू 0 पर ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा है, इन्फानाइट. तो z इक्वल टू 0 को ROC से क्या करूँगा, एक्सक्लूड. तो मैंने क्या लिखा, एंटायर z प्लेन एक्सक्लूडिंग z इक्वल टू 0. ओके, अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, मतलब दो फंक्शंस क्या है, इनके ROCs क्या है. आपने देखा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हुआ, और अगर ROC में आए तो फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC में आना है. ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC में आना है, तो फर्स्ट के ROC से क्या एक्सक्लूड करना पड़ा, z इक्वल टू 0. सो पॉसिबल एक्सक्लूजन ऑफ z इक्वल टू 0 आ गया. अभी एक पॉइंट आया, पॉसिबल एक्सक्लूजन ऑफ z इक्वल टू 0 कब, जब आप फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC तक जा रहे हैं. ओके, अच्छा एक चीज़ और, ये काम जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मुझे ऑलरेडी 4 बार करना है, तो प्लीज़ रिपीट मत करवाना. ओके, क्योंकि मैं प्लीज़ रिपीट नहीं करने वाला हूँ. एफर्ट लग रहा है ना, बताने में भी एफर्ट लग रहा है. 4 बार यही बताऊँगा, ले दे करके ये एग्जाम्पल होगा. उसके बाद मेनली हमें तो कंक्लूज़न पर आना है ना, कि सर जो फाइनल कंक्लूज़न बोलेंगे वो याद करके बैठना है, जो कि आसान होगा. ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक बार में समझ लेना. इन केस नहीं समझ में आया तो ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो प्लीज़ उसको प्ले करके पॉज करके टाइमलाइन पर आ जाना, फिर से वीडियो देख लेना. ओके, इतनी डिटेल में बुक में भी नहीं रहता, तो बुक से आगे जा करके बताने का ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको कन्विंस कर पाऊँ. ओके, बुक में ये बस केवल ऐसे प्रॉपर्टी लिख दिया गया है, फाइन ROC ऑफ x ऑफ n विथ पॉसिबल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ z इक्वल टू 0 एंड इन्फानाइट. अरे व्हाट अबाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिखोगे तब तो समझ में आएगा ना. कोई भी बुक उठा करके देख लो, सिग्नल सिस्टम का फॉरेन ऑथर, इंडियन ऑथर कहीं भी डिटेल में नहीं रहता है. बट क्योंकि आपको मुझे समझाना है इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा अलग से दे रहा हूँ. फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड सिग्नल तक आए तो फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC तक जाना है. तो फर्स्ट के ROC से क्या एक्सक्लूड करोगे कि सेकंड का ROC मिलेगा. फर्स्ट के ROC से z इक्वल टू 0 एक्सक्लूड करोगे तो सेकंड का ROC मिलेगा. मतलब अभी z इक्वल टू 0 का पॉसिबल एक्सक्लूजन आपको दिख गया. ओके, जब आप फर्स्ट से सेकंड तक आए. अब उल्टा चलो ना, सेकंड से फर्स्ट तक आना है. अब सेकंड सिग्नल से कहाँ तक आओ, फर्स्ट सिग्नल तक आओ. ओके, अब हमें क्या करना है, सेकंड सिग्नल से फर्स्ट सिग्नल तक आना है. तो अब सेकंड के ROC से फर्स्ट के ROC तक आना पड़ेगा. सेकंड के ROC में क्या नहीं है, z इक्वल टू 0 नहीं है. अब सेकंड के ROC से हमें फर्स्ट का ROC चाहिए, तो बताओ कैसे मिलेगा. सेकंड के ROC में z इक्वल टू 0 इंक्लूड करोगे तो फर्स्ट का ROC मिलेगा ना. तो जब सेकंड से फर्स्ट सिग्नल तक आओगे तो सेकंड के ROC से फर्स्ट के ROC तक आओगे, तो सेकंड के ROC में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, z इक्वल टू 0. तो किसका ROC मिलेगा, फर्स्ट का ROC मिलेगा. तो z इक्वल टू 0 का पॉसिबल इंक्लूजन हो गया. अभी मैंने z इक्वल टू 0 का पॉसिबल इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताया है. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन पर आता हूँ. मान लो दो फंक्शंस हैं, डेल्टा n एंड डेल्टा n प्लस 1. ठीक है, दोनों का ट्रांसफॉर्म और ROC लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा. तो ट्रांसफॉर्म 1, इधर क्या z, ROC क्या लिखता, एंटायर z प्लेन. ओके, और सेकंड में ROC क्या लिखूं, एंटायर z प्लेन, एंटायर z प्लेन एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग z इक्वल टू इन्फानाइट। ओके, पहले इसको थोड़ा समझते हैं, मतलब अभी जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है। अच्छा, सेकेंड का जो ट्रांसफॉर्म है क्या है, z। अब सेकेंड के ट्रांसफॉर्म में z इक्वल टू इन्फानाइट को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेकेंड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है, मतलब डेल्टा n प्लस वन का जो ट्रांसफॉर्म है, ये z इक्वल टू इन्फानाइट पर कितना, इन्फानाइट। तो अब एंटायर z प्लेन में से z को क्या, z इक्वल टू इन्फानाइट को क्या करता, एक्सक्लूड। तो सेकेंड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म ही आया z, तो z इक्वल टू इन्फानाइट पर ट्रांसफॉर्म इन्फानाइट, तो z इक्वल टू इन्फानाइट को ROC से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। इसलिए मैंने लिखा एंटायर z प्लेन एक्सक्लूडिंग z इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है, अब थोड़ा इस तरह देखते हैं। फर्स्ट से सेकंड तक आओ, तो फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC तक आओ। फर्स्ट का ROC एंटायर z प्लेन है, अब फर्स्ट के ROC से सेकंड का ROC चाहिए, तो फर्स्ट के ROC से z इक्वल टू इन्फानाइट को एक्सक्लूड करोगे तो सेकंड का ROC मिलेगा। अब फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC तक आना है, तो फर्स्ट के ROC से क्या एक्सक्लूड करोगे, z इक्वल टू इन्फानाइट, तो सेकंड का ROC मिलेगा। मतलब z इक्वल टू इन्फानाइट का पॉसिबल एक्सक्लूजन दिख गया। तो अभी किसका पॉसिबल एक्सक्लूजन दिख गया, z इक्वल टू इन्फानाइट का पॉसिबल एक्सक्लूजन दिख गया। कब, जब हम लोग फर्स्ट से सेकंड तक आए, तो फर्स्ट के ROC से सेकंड के ROC तक आए, तो z इक्वल टू इन्फानाइट का पॉसिबल एक्सक्लूजन दिख गया। अब z इक्वल टू इन्फानाइट का पॉसिबल इंक्लूजन दिखना है, तो सेकंड से कहाँ तक आना पड़ेगा, फर्स्ट तक। तो अब सेकंड से कहाँ तक आओ, फर्स्ट सिग्नल तक। तो अब सेकंड के ROC से कहाँ तक आना पड़ेगा, फर्स्ट के ROC तक। सेकंड के ROC में क्या नहीं है, z इक्वल टू इन्फानाइट नहीं है। अब सेकंड के ROC से हमें क्या चाहिए, फर्स्ट का ROC चाहिए। तो सेकेंड के ROC में z इक्वल टू इन्फानाइट को इंक्लूड करो तो फर्स्ट का ROC मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट का ROC एंटायर z प्लेन है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो फर्स्ट के ROC में आपने क्या लिखा, एंटायर z प्लेन, मतलब z के सारे वैल्यूज इंक्लूड हो रहे हैं ना। अब मैंने क्या बोला, सेकेंड के ROC से फर्स्ट के ROC तक आओ। अब सेकेंड के ROC में z इक्वल टू इन्फानाइट देख लो नहीं है, और सेकेंड के ROC से कहाँ तक आना है, फर्स्ट के ROC तक आना है। तो सेकेंड के ROC में क्या इंक्लूड करोगे कि फर्स्ट का ROC मिलेगा। तो सेकेंड के ROC में z इक्वल टू इन्फानाइट इंक्लूड करोगे तो सेकेंड का फर्स्ट का ROC मिलेगा। तो अभी z इक्वल टू इन्फानाइट का इंक्लूजन दिख गया। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था, ये समझाने में बहुत एफर्ट लगता है, ओके, क्योंकि इतने डिटेल में बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं गिवन है, ओके। और कभी आपने गलती से कोई बुक उठा लिया, अगर एग्जाम्पल आपको नहीं मिला तो हो जाएगा आपको कन्फ्यूज़न। तो इसलिए मैंने एफर्ट करके यहाँ पर दो पेयर्स बताए, ये फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर था। फर्स्ट के पेयर से हमने z इक्वल टू 0 का इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ लिया, सेकंड पेयर से हमने z इक्वल टू इन्फानाइट का इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ लिया। पहले हमने एक काम पूरा किया, पहले हमने बस केवल एक काम पूरा किया कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ROC ऐसा क्यों लिखा गया है ये समझा। अब सवाल ये है कि एग्ज़ाम में टाइम शिफ्टिंग का कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना दिमाग काम थोड़ी करेगा कि इसको पुट करें, उसको पुट करें, ये चेक करें, वो चेक करें, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। आपको बस कल इतना याद रखना है कि अगर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सोच लेता हूँ क्या बोलूँ, ठीक है। थोड़ा सोच लेता हूँ क्या बोलूँ, उसके बाद बोलता हूँ, ओके। सोच रहा हूँ बेटा, सोचने के बाद ही बोल पाऊँगा। हाँ, सोच लिया मैंने। देखो, हाँ, अगर सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो उसमें ये सब करो।
और अगर सिग्नल इन्फानाइट एक्सटेंशन का है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो याद रख सकते हो ना, अगर सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो उसमें दिमाग लगा करके ROC लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है देख लो, फाइनाइट ड्यूरेशन या फिर फाइनाइट लेंथ वाला सिग्नल है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ROC लिखने में। और अगर इन्फानाइट एक्सटेंशन वाला सिग्नल है या फिर इन्फानाइट लेंथ का सिग्नल है तो जो x ऑफ n का ROC है वही x ऑफ n माइनस 1 या फिर x ऑफ n प्लस 1 का ROC रहेगा। इतना तो याद रखोगे। तो जो x ऑफ n का ROC है वही x ऑफ n माइनस 1 या x ऑफ n प्लस 1 का ROC कब, जब x ऑफ n इन्फानाइट लेंथ का सिग्नल है। और टाइम शिफ्टिंग के बाद ROC चेंज होने की पॉसिबिलिटी है कब, जब सिग्नल कैसा है, फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, यहाँ फाइनाइट लेंथ वाला एग्जांपल था तो हमें ROC लिखने में दिमाग लगाना पड़ रहा था। ओके, अच्छा, अब अगर मान लो सिग्नल कुछ ऐसा है, मान लो सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर n un, देन ट्रांसफॉर्म विल बी x ऑफ दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 2z इनवर्स। वाट अबाउट ROC मॉड z ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसी में अगर कोई कहता है कि अब x ऑफ n माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म और ROC लिखो, तो मैं सबसे पहले ROC लिख दूंगा कि सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिग्नल इन्फानाइट लेंथ का है। चेक कर लो, 2 की पावर n un है ना, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो सिग्नल का लेंथ कितना है, इन्फानाइट। और अगर इन्फानाइट लेंथ का सिग्नल है तो जो पहले ROC था वही ROC बाद में रहेगा। कब, जब हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ROC जो था वही ROC बाद में लिख दिया, क्योंकि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग। हाँ, प्रॉपर्टी से ट्रांसफॉर्म लिखूँगा z इनवर्स इंटू एक्स ऑफ z। तो मैं ट्रांसफॉर्म क्या लिखता, z इनवर्स अपॉन 1 माइनस 2z इनवर्स। तो इतना तो याद रख सकते हो ना कि अगर इन्फानाइट लेंथ का सिग्नल है तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करो तो क्या चेंज नहीं होगा, ROC। लेकिन फाइनाइट लेंथ का सिग्नल है तो ROC चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। चलो, अब ये समझ में तो आ गया होगा आप लोग को। अब इन सब के बाद कितने प्रॉपर्टीज़ हमने लिखे हैं, 4 प्रॉपर्टीज़। 5th प्रॉपर्टी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ओके, 4th प्रॉपर्टी के बाद अब प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखना। ठीक है, असल में क्या है ना कि जो चीज़ें बुक में थोड़े डिफ़िकल्ट वे में लिखी गई हैं, एज ए फैकल्टी मेरा काम है उसको सिंपल लैंग्वेज में और मैथमेटिकली सिंपल वे में बताना। क्योंकि मैं मैथमेटिकली सिंपल वे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट ऐसी डिफ़िकल्टी मैंने अपने टाइम पर फेस की है कि कभी कोई बुक पढ़ा करता था, उसमें कोई मैथमेटिकली डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन दिख गया या मैथमेटिकली डिफ़िकल्ट ROC दिख गया, तो क्योंकि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में 2008 से ही आ चुका था, तो अब मुझे कोई एग्ज़ाम तो देना था नहीं, तो मैं बैठ करके यही काम करता था, देखता था, सोचता था कि अच्छा ये जो मैथमेटिकल ये कोई सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट है, उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, थोड़ा किसी एग्जांपल के थ्रू देखता हूँ। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे पॉइंट्स मैथमेटिकली सिंपल होते गए। अब क्योंकि वो मेरे लिए सिंपल हो चुके हैं तो एज ए फैकल्टी मेरा काम है कि वो काम मैं आपके लिए भी करूँ और आपके लिए भी कोई डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट जो कि पता नहीं चल रहा क्या है उसको मैथमेटिकली सिंपल बनाओ। इसलिए मैथमेटिकली सिंपल वे में एंड में मैंने कंक्लूजन बोला है आपको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। क्या बोला, याद रख लेना, क्या बोला, इफ़ द सिग्नल इज ऑफ इन्फानाइट लेंथ देन प्रीवियस एंड न्यू ROCs विल बी सेम। ठीक है, एंड इफ़ द सिग्नल इज ऑफ फाइनाइट लेंथ then according to the time shifting property there is a probability of changing the ROC। ठीक है, तो ROC के चेंज होने की प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कब, जब सिग्नल फाइनाइट लेंथ का होगा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। ठीक है, अच्छा अब लिखना स्केलिंग
स्केलिंग ऑफ वेरिएबल z, स्केलिंग ऑफ वेरिएबल z, ठीक है। फॉर a की पावर n into x of n, transform will be x of a inverse z, where a should not be equal to 0. What about ROC? Write down, replace variable z with a inverse z in the ROC of x of n. सिंपल है, देख के भी पता चलता है, ऐसे ही ROC लिखना है। तो आपने सिग्नल को a की पावर n से मल्टीप्लाई किया, वेयर a इज़ ए कांस्टेंट, बट a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या करोगे, x ऑफ z में z को रिप्लेस करो a इनवर्स z से, और यही काम ROC में भी करो। तो ROC में भी z को किससे रिप्लेस करो, a इनवर्स z से। इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज फॉर सिग्नल x ऑफ n ट्रांसफॉर्म इज 1/1 minus 4z inverse. Region of convergence is mod z greater than 4. तो मुझे x ऑफ n नहीं मालूम है कि क्या है, हाँ इसका ट्रांसफॉर्म और ROC मालूम है। ओके, इसमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि 3 की पावर n इंटू एक्स ऑफ n का ट्रांसफॉर्म और ROC क्या होगा अकॉर्डिंग टू दी स्केलिंग ऑफ z प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 की पावर n x ऑफ n है, तो a कितना है, 3। तो ट्रांसफॉर्म में z को किससे रिप्लेस करूँगा, 3 इनवर्स z से अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ कि a की पावर n से मल्टीप्लाई करूँगा तो ट्रांसफॉर्मर ROC दोनों में a को दोनों में z को रिप्लेस करूँगा a इनवर्स z से। तो अभी ट्रांसफॉर्म और ROC दोनों में z को किससे रिप्लेस करूँगा, 3 इनवर्स z से। रिप्लेस करके लिखे तो क्या लिखता मैं, x ऑफ 3 इनवर्स z 1/1 माइनस 4, z को रिप्लेस करूँगा 3 इनवर्स z से। यहाँ z पर इनवर्स भी तो था, तो z को 3 इनवर्स z से रिप्लेस करने के बाद उस पर क्या अप्लाई करता, इनवर्स, क्योंकि ये इनवर्स पहले था तो बाद में भी रहेगा। बस केवल z को मैंने रिप्लेस किया है 3 इनवर्स z से, और ROC में क्या लिखता, 3 इनवर्स z मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन 4। ओके, अच्छा, तो रिजल्ट क्या आया, फॉर 3 की पावर n इंटू एक्स ऑफ n ट्रांसफॉर्म इज 1/, थोड़ा डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर ले, क्या 3 पर 2 बार इन्वर्स अप्लाई हो रहा है, अब 3 पर 2 बार इन्वर्स अप्लाई होगा तो 3 होगा, 4 इंटू 3 में क्या लिखता, 12, और z पर एक ही बार इन्वर्स है तो क्या लिखता, 1/1 माइनस 12 z इन्वर्स। ओके, व्हाट अबाउट ROC, इसको थोड़ा अरेंज करो तो आप लिखते मॉड z ग्रेटर देन 12, क्योंकि 4 इंटू 3 आ जाता RHS में। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉपर्टी तो आपने देख लिया, 5 प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखना, प्रॉपर्टी नंबर 6। सो राइट डाउन इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरपोलेशन। प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, फॉर x ऑफ n/m, ओके, वेयर m is an integer, m is an integer, that transform is x of z की पावर m, and what about, okay, and what about ROC, write down, replace variable z
with z की पावर m in the ROC of x of n। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वेयर m इज एन इंटीजर एक्सेप्ट 0, ये भी लिखना पड़ेगा, यहाँ m इंटीजर है एक्सेप्ट 0। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर कोई एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। एग्ज़ाम्पल कुछ इस फॉर्म में है। सपोज सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर n un। ओके, फॉर दिस सिग्नल z ट्रांसफॉर्म इज 1/1 माइनस 2z इनवर्स। ROC क्या लिखता, मॉड z ग्रेटर देन 2। अभी मैंने एक सिग्नल लिखा, इसका ट्रांसफॉर्म और ROC लिखा। अब हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है। सपोज सिग्नल y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n बाई 2। तो अभी x ऑफ n बाई m में m की वैल्यू कितनी है, 2। अब प्रॉपर्टी यूज़ करूँ मैं, तो क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म लिखूँगा yz विल बी इक्वल टू x ऑफ z स्क्वायर, ये लिखूँगा ना। x ऑफ n बाई m का ट्रांसफॉर्म क्या, x ऑफ z की पावर m, यहाँ पर m कितना है, 2, तो मैं ट्रांसफॉर्म क्या लिखता, x ऑफ z स्क्वायर। अब ROC में भी z को किससे रिप्लेस करूँगा, z स्क्वायर से। तो z को किससे रिप्लेस करोगे, z स्क्वायर से। तो ROC आप लिखते मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ठीक है, मॉड z का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2। चलो आंसर क्या आया थोड़ा लिखते हैं। फॉर y ऑफ n ट्रांसफॉर्म विल बी yz, और yz को क्या लिखूँगा, x ऑफ z स्क्वायर। तो z को किससे रिप्लेस करूँगा, z स्क्वायर से। तो क्या लिखता, 1/1 माइनस 2z की पावर माइनस 2। देख लो मैंने z को किससे रिप्लेस किया, z स्क्वायर से। इसको थोड़ा अरेंज करो तो आप ROC क्या लिखते, मॉड z ग्रेटर देन √2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वो क्या है थोड़ा देखना। वो पॉइंट कुछ ऐसा है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पर z को z स्क्वायर से रिप्लेस करना था। ध्यान से सुनना, उनका सवाल कुछ ऐसा होता है कि सर यहाँ तो z को z स्क्वायर से रिप्लेस करना था, और सर आपने मॉड z को मॉड z स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। सर ये तो गलत है। क्या ये गलत है मैथमेटिकली? चेक करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि बच्चों ने ये सवाल किया। जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो बच्चे सामने ही होते ना, वो पूछ लेते कि सर z को z स्क्वायर से रिप्लेस करना था ना, आपने मॉड z को मॉड z के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया, एक बार देखते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, मान लो ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ, पता नहीं चल रहा है कौन z है कौन स्क्वायर है। मॉड z स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा लिखते हैं। तो इससे आप लिखते हैं मॉड z इंटू z। ओके, मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब मॉड एक्स वाई विल बी इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई ऑलवेज। तो मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब आप इसको लिख सकते हैं मॉड z इंटू मॉड z ऑलवेज। तो आप क्या लिखते हैं फाइनली, मॉड z का होल स्क्वायर। तो आपने लिखा तो यही ना। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉड z का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने मॉड z को डायरेक्टली किससे रिप्लेस किया, मॉड z का होल स्क्वायर से। पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलो प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन
जब आप प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल देखोगे ना तो कोई उसमें डेसिमेशन प्रॉपर्टी नहीं आएगा। जैसे मैंने इंटरपोलेशन इन टाइम लिखा है ना प्रॉपर्टी, इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी इन जेड ट्रांसफॉर्म, तो मैं आगे जा कर के डेसिमेशन प्रॉपर्टी इन जेड ट्रांसफॉर्म नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि डेसिमेशन वाला कोई प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। आखिर रीज़न क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ में डेसिमेशन प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? थोड़ा सोचो। एक सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ। जब आप इंटरपोलेशन करते हो तो ज़ीरोज़ इंसर्ट करते हो ना। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? इंसर्शन ऑफ ज़ीरोज़। जैसे x ऑफ n बाई 2 है तो x ऑफ n के एडजेसेंट सैंपल्स के बीच 110 इंसर्ट करके लिखने हैं ना। तो जो x ऑफ n के सैंपल्स पहले थे वो x ऑफ n बाई 2 में तो है ही, एक्स्ट्रा क्या है? ज़ीरोज़ हैं। तो क्योंकि x ऑफ n बाई 2 में x ऑफ n के सारे सैंपल्स हैं, इसलिए x ऑफ n बाई 2 का ROC x ऑफ n के ROC से रिलेट हो जाता है। ओके, तो कंक्लूजन क्या आया? इंटरपोलेटेड सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल के सारे सैंपल्स हैं, इसलिए इंटरपोलेटेड सिग्नल का ROC ओरिजिनल सिग्नल के ROC से रिलेट हो जाता है। ओके, व्हाट अबाउट डेसिमेशन x ऑफ 2n? आप खुद सोचो, क्या x ऑफ 2n में x ऑफ n के सारे सैंपल्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। कहाँ होते हैं सैंपल्स? x ऑफ 2n में आप कैसे लिखते हो? कलेक्ट एवरी सेकेंड सैंपल ऑफ x ऑफ n एंड स्टार्ट कलेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। याद करो ना, हर दूसरे सैंपल को कलेक्ट करते हो तो एक एक सैंपल छोड़ छोड़ के लिखते हो ना। तो जब एक एक सैंपल छोड़ छोड़ के लिखते हो तो क्या x ऑफ 2n में x ऑफ n के सारे सैंपल हैं? बिल्कुल नहीं। तो डेसिमेटेड सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल के सारे सैंपल तो होते ही नहीं हैं। तो डेसिमेटेड सिग्नल का ROC ओरिजिनल सिग्नल के ROC से रिलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए डेसिमेटेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म भी ओरिजिनल सिग्नल के ट्रांसफॉर्म से रिलेट नहीं हो पाएगा। तो मैंने लॉजिक बताया कि डेसिमेशन में डेसिमेटेड सिग्नल के डेसिमेटेड सिग्नल में, ऐसे बोलता हूँ, डेसिमेटेड सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल के सारे सैंपल्स नहीं होते हैं, इसलिए डेसिमेशन के केस में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो तब होगा ना जब प्रॉपर्टी बेस्ड सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल के सारे सैंपल हो, लेकिन डेसिमेशन में ऐसा होता ही नहीं है। तो लॉजिक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि डेसिमेटेड सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल के सारे सैंपल्स नहीं होते हैं, इसलिए डेसिमेटेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्मर ROC ओरिजिनल सिग्नल के ट्रांसफॉर्मर ROC से रिलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमेशन जेड ट्रांसफॉर्म में नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन वाला प्रॉपर्टी है। तो इंटरपोलेटेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्मर ROC ओरिजिनल सिग्नल के ट्रांसफॉर्मर ROC से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरपोलेटेड सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल के सारे सैंपल्स होते हैं। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए 6 तक हमने लिखा। 7th में कोई डेसिमेशन नहीं लिखने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज और ट्रांसफॉर्म में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डिटेल में बता दिया मैंने। अब 7th प्रॉपर्टी, तो अब 7th में लिखूँगा कन्वोल्यूशन इन टाइम। तो 7th में क्या लिखूँगा? कन्वोल्यूशन इन टाइम। ठीक है, अब लिखूँ प्रॉपर्टी। अब दिमाग में सवाल तो नहीं आ रहा होगा ना कि सर आपने डेसिमेशन क्यों नहीं लिखा? नहीं होता है ना, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? किसी बुक में थोड़ी बताया जाता है। क्यों नहीं होता वो मैंने आपको बताया डिटेल में कि आखिर क्यों नहीं होता है। ठीक है, कन्वोल्यूशन इन टाइम, राइट डाउन x1n convolution with x2n, z transform will be x1z into x2z। ओके, तो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, तो z ट्रांसफॉर्म में क्या? मल्टीप्लिकेशन। नाउ राइट डाउन ROC, at least ROC of x1n intersection ROC of x2n। तो कम से कम दोनों के ROC का क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एंटायर जेड प्लेन।
और एंटायर जेड प्लेन आर हो सकता है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट आर एच एस में जेड ट्रांसफॉर्म है ये कांस्टेंट मिल सकता है। ये तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना। सपोज मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आया और अगर रिजल्टेंट जेड ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट आया तब तो आर क्या लिखना पड़ेगा, एंटायर जेड प्लेन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 4 की पावर n इंटू un प्लस क्यों, कन्वोल्यूशन है ना, कन्वोल्यूशन माइनस 5 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, ठीक है। इन दोनों का कन्वोल्यूशन है। हमें क्या करना है, रिजल्टेंट z ट्रांसफॉर्म और ROC लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी के हेल्प से। ओके, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ROC। ओके, नाउ व्हाट इज द ROC ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज ए राइट साइडेड सिग्नल, ROC इज मॉड z ग्रेटर देन 4। सेकेंड सिग्नल कैसा है, लेफ्ट साइडेड। कैसे पता चला, u ऑफ माइनस n माइनस 1 को देख करके कि इसमें n का पोलैरिटी निगेटिव है, इसलिए सिग्नल कैसा है, लेफ्ट साइडेड। तो ROC में क्या लिखता, मॉड z लेस देन 5। अब इन दोनों से कॉमन ROC लिखना पड़ेगा, तो 4 से कहाँ तक लिखता, 5 तक। कॉमन ROC मिल गया तो z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब z ट्रांसफॉर्म लिखना है तो दोनों के ट्रांसफॉर्म को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म का ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस 4 z इनवर्स इंटू सेकेंड का ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस 5z इनवर्स। देख लो, माइनस 5 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 है, और हमने थोड़ी देर पहले माइनस ए की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था ना, यहीं पर तो है, माइनस ए की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। हमने बड़े अच्छे से कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद ट्रांसफॉर्म क्या आया था, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। तो याद रखना, इधर माइनस होता है इसमें, तब जा कर के ट्रांसफॉर्म आता है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है। अगर LHS में यहाँ माइनस नहीं होता तो इधर RHS में क्या आता, माइनस। इतना तो समझ में आता होगा ना, ओके। तो सिग्नल तक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर थे तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल को ही फॉलो कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्म लिखता 1/1 माइनस 5z इनवर्स। तो दोनों ट्रांसफॉर्म को हमने सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आंसर आया 1/1 माइनस 4z इनवर्स इंटू 1 माइनस 5z इनवर्स। आ तो गया, ठीक है। चलो, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8। तो अब 8th प्रॉपर्टी लिखना, और 8th प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओके। प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, for n into x of n, z transform will be minus z dxz upon dz with no change in ROC, with no change in ROC। तो इससे क्या चेंज नहीं होता है, ROC चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से याद भी तो रखना है प्रॉपर्टी को। तो कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि अगर आप किसी सिग्नल को वेरिएबल n से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या करोगे, पहले ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट कर लो, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस z से। अच्छा, तब क्या होगा, जब इधर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, कंटिन्यू कर लो प्रोसेस को, माइनस z का होल स्क्वायर लिखो, d स्क्वायर एक्स जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो अगर डिटेल में
इसी प्रॉपर्टी को मैं लिखूं और यहाँ n का पावर ऐसे लिख दूं, n का पावर m, ठीक है, वेयर m इज़ एन इंटीजर, तो इधर लिखूंगा माइनस z का पावर m, mth डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ z, और इधर m को क्या लिख दूंगा, वेयर m इज़ एन इंटीजर, तो m को लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज़ एन इंटीजर। ओके, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m कोई इंटीजर है। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखता हूँ, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लिखता हूँ, एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन ही लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल yn इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n इंटू un, डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो हमें सिग्नल का क्या लिखना है, ट्रांसफॉर्म और आरओसी। वैसे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ जो ए की पावर n un है, इसको मैं कोई नया फंक्शन x ऑफ n अज्यूम कर लेता हूँ। सो x ऑफ n इज़ ए की पावर n un। अब पहले इसी का ट्रांसफॉर्म लिख दो, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, फिर आरओसी भी लिख दो, मॉड z ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद y ऑफ n को रिलेट करो, तो आप लिखते y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एक्स ऑफ n। फिर आपने z ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो आप लिखते माइनस z डी एक्स जेड अपॉन डी जेड। ओके, तो ट्रांसफॉर्म आपके सामने है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर माइनस z से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा, ए जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर। आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ए जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर विथ सेम आर ओ सी मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए। आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, फिर माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर लेना, सेम आंसर आएगा। अच्छा, ये जो आंसर आपने लिखा है ये इस फॉर्म में भी आता है, ए जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। आप ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आई रिपीट, आप ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये दोनों क्या हैं, सेम ही है, और आर ओ सी भी क्या है, सेम ही है। चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सपोज सिग्नल y of n, for signal y of n z transform yz is equal to log 1 plus az inverse with ROC mod z greater than mod a. Now calculate inverse z transform। तो ट्रांसफॉर्म और आर ओ सी गिवन है, हमें क्या लिखना है, इनवर्स। ट्रांसफॉर्म और आर ओ सी गिवन है, हमें क्या लिखना है, इनवर्स। एक लॉजिक मैंने आपको लैप्लास में भी बताया था, वो लॉजिक यहाँ भी चलेगा, जहाँ जहाँ चलेगा लॉजिक चला लेंगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या था कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर जेड ट्रांसफॉर्म लॉगरिथम में है तो प्रॉपर्टी फिक्स है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी यूज़ करो और सॉल्व कर लो। सिंपल सा तो लॉजिक है। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म लॉगरिथम में है तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। तो आप ऐसे लिखते, फॉर n इंटू एक्स ऑफ n z ट्रांसफॉर्म विल बी माइनस जेड डी एक्स जेड अपॉन डी जेड। फिर आप लिखते माइनस जेड, अब
एक्स ऑफ जेड को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो लॉग 1 प्लस ए जेड इनवर्स, तो इसका डेरिवेटिव पहले तो आप लिखते हैं 1/1 प्लस ए जेड इनवर्स, फिर 1 प्लस ए जेड इनवर्स को जेड के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। तो आप लिखते माइनस ए जेड की पावर -2, ऐसे आएगा, देख लो ये आएगा। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो n इंटू एक्स ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हमने क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में लिखना है। फिर a लिखूँगा z इंटू जेड की पावर -2, क्या लिखूँगा, z इनवर्स। डिनोमिनेटर में क्या, 1 प्लस ए जेड इनवर्स। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये जो RHS में हमने लिखा है इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो। ओके, इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस 1/1 प्लस ए जेड इनवर्स। देख लो ये और वो जो मैंने लिखा दोनों क्या हैं, सेम। 1 से ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में 1 प्लस ए जेड इनवर्स -1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा, ए जेड इनवर्स। तो ये दोनों क्या हैं, सेम है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या लिखना है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। LHS ऑलरेडी टाइम डोमेन में है और अगर हमें LHS और RHS को इक्वेट करना है तो RHS को भी टाइम डोमेन में लिखना पड़ेगा। इसके पहले ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, बाई डायरेक्शनल एरो है। अभी मैंने क्या लिखा है, इक्वलिटी का साइन, तो मुझे RHS का क्या लिखना पड़ेगा, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो 1 का इनवर्स क्या, डेल्टा n, फिर माइनस है तो क्या, माइनस, फिर 1/1 प्लस ए जेड इनवर्स का राइट साइडेड इनवर्स लिखूंगा क्योंकि ROC गिवन है आउटसाइड सर्किल, और अगर आउटसाइड सर्किल ROC है तो मैं सिग्नल कैसा लिखता, राइट साइडेड। तो 1/1 प्लस ए जेड इनवर्स क्या लिखता मैं, माइनस ए की पावर n un, ये लिखूंगा ना। आप खुद सोचो, ए की पावर n un होता है तो लिखते हो 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। तो अगर माइनस ए की होल पावर n इंटू un होता तब क्या लिखते, 1/1 प्लस ए जेड इनवर्स। अब इक्वेट करने के बाद यहाँ से x ऑफ n आ गया, आंसर है 1/n इन ब्रैकेट डेल्टा n माइनस ए की पावर n इंटू un। चलो प्रॉपर्टी आपने देख लिया, आपने 8 प्रॉपर्टीज़ लिख लिए हैं आई थिंक। तो अब 9th प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी नंबर 9। तो 9th प्रॉपर्टी को नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, ठीक है। राइट डाउन 9th प्रॉपर्टी एंड इट इज़ सक्सेसिव डिफरेंस प्रॉपर्टी, सक्सेसिव डिफरेंस प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, फॉर x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1 z ट्रांसफॉर्म इज 1 माइनस z इनवर्स इंटू x ऑफ z। ओके, what about ROC? ROC will be at least ROC of x of n, तो कम से कम x of n के ROC के इक्वल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एंटायर जेड प्लेन, और यहाँ पर एंटायर जेड प्लेन ROC मिलना पॉसिबल भी है क्योंकि ये जो रिजल्टेंट जेड ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ये क्या मिल सकता है, कांस्टेंट। सपोज अगर x ऑफ z सम कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स होता तो 1 माइनस जेड इनवर्स क्या होगा, कैंसिल आउट। ओवरऑल RHS फिर क्या लिखोगे, कांस्टेंट, और ओवरऑल
RHS या फिर Z ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट आया तो फिर ROC क्या लिखते, एंटायर Z प्लेन। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1. Okay, and what we have to do, we have to calculate that transform and region of convergence. Okay, that transform and ROC. Suppose first part x of n is equal to un. तो मैंने क्या ज्यूम कर लिया, x of n क्या है, स्टेप सिग्नल un है, ठीक है। ओके, तो x of n का ट्रांसफॉर्म लिख डालो, तो सिग्नल u ऑफ n का ट्रांसफॉर्म क्या, 1/1 माइनस z इनवर्स। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या, मॉड z ग्रेटर देन 1। मैंने कैसे लिखा, a की पावर n un में a को 1 पुट कर दो तो un का ट्रांसफॉर्म और ROC मिलेगा ना, ठीक है। तो a की पावर n un में a को 1 पुट करो तो फंक्शन मिलता है un, ट्रांसफॉर्म लिखते 1/1 माइनस z इनवर्स, ROC लिखते मॉड z ग्रेटर देन 1। तो वही रिजल्ट मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। ओके, अच्छा अब इसके बाद y ऑफ n पर आए। ओके, तो y ऑफ n x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1 है। ओके, इस पर z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो तो y z क्या लिखते, 1 माइनस z इनवर्स इंटू एक्स ऑफ z। तो आप लिखते 1 माइनस z इनवर्स, 1 माइनस z इनवर्स इंटू एक्स ऑफ z। एक्स ऑफ z कितना है, 1/1 माइनस z इनवर्स। क्या कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस z इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म कितना आया, 1। तो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म कैसा मिला, कांस्टेंट। अब मुझे y ऑफ n का ROC लिखना है, तो क्या मैं x ऑफ n का ROC देखूंगा, बिल्कुल नहीं। अब मैं x ऑफ n का ROC क्यों देखूंगा, क्योंकि yn का z ट्रांसफॉर्म तो कांस्टेंट मिला ना, अब तो ROC फिक्स है। ROC अब क्या लिखना पड़ेगा, एंटायर z प्लेन। तो अब मैं ROC ऑफ x ऑफ n कंसिडर करूंगा ही नहीं, क्योंकि y ऑफ z कैसा मिला है, कांस्टेंट। तो ROC फिक्स्ड है कि y ऑफ n का क्या लिखोगे, एंटायर z प्लेन। सो ROC ऑफ y ऑफ n, ROC ऑफ y ऑफ n विल बी एंटायर z प्लेन, एंटायर z प्लेन। तो मुझे एक पॉइंट बताना था, पॉइंट कुछ ऐसा है, अगर रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म बाई z कांस्टेंट आया तब ROC फिक्स है, ROC लिखो एंटायर z प्लेन। और अगर रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म बाई z कांस्टेंट नहीं आया तो फिर yn का ROC x ऑफ n के ROC के इक्वल। तो yn का ROC x ऑफ n के ROC के इक्वल कब, अगर रिजल्टेंट yz कांस्टेंट नहीं है तो, और yn का ROC एंटायर z प्लेन कब, अगर रिजल्टेंट yz कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो yn का ट्रांसफॉर्म yz अगर कांस्टेंट आ रहा है तब तो x ऑफ n का ROC देखो भी नहीं, सीधा लिखो एंटायर z प्लेन। और अगर yz कांस्टेंट नहीं है तो फिर yn का ROC x ऑफ n के ROC के इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन भी लिखूँगा, सपोज x ऑफ n इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू un। नाउ व्हाट विल बी दी z ट्रांसफॉर्म, 1/1 माइनस 3z इनवर्स। व्हाट अबाउट ROC, मॉड z ग्रेटर देन 3। अभी मैंने x ऑफ n के लिए ट्रांसफॉर्म ROC लिखा है, हमें ट्रांसफॉर्म और ROC किसका लिखना है, y ऑफ n का। रिलेशनशिप तो मालूम है, yn इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1। तो ट्रांसफॉर्म yz में क्या लिखता, 1 माइनस z इनवर्स इंटू xz। अच्छा, तो मैं क्या लिखता, 1 माइनस z इनवर्स अपॉन 1 माइनस 3z इनवर्स। अभी आप देखो रिजल्टेंट yz कांस्टेंट है क्या, नहीं। मैंने यही बोला था, अगर yz कांस्टेंट नहीं है तो yn का ROC x ऑफ n के ROC के इक्वल, ठीक है।
तो अभी मुझे y ऑफ n का ROC क्या लिखना है, तो x ऑफ n का ROC देख करके y ऑफ n का ROC मैं लिख दूंगा मॉड z ग्रेटर देन 3। प्रीवियस वाले पार्ट में क्या था, यहाँ पर रिजल्टेंट वाई जेड कैसा कांस्टेंट, तो वाई एन का ROC फिक्स है, तभी क्या लिखना पड़ेगा एंटायर जेड पे। याद रहेगा, इतने डिटेल में मैंने बता दिया। तो कंक्लूजन क्या आया, ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखा है सक्सेसिव डिफरेंस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में रिजल्टेंट ROC एंटायर जेड प्लेन कब लिखोगे, जब वाई जेड कैसा मिलेगा कांस्टेंट। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से ROC ऑफ वाई एन विल बी इक्वल टू ROC ऑफ एक्स एन कब लिखोगे, जब रिजल्टेंट वाई जेड क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आपने 9 प्रॉपर्टीज़ लिख लिए हैं, अब लिखना 10th प्रॉपर्टी। सो 10th प्रॉपर्टी इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। So write down initial value theorem। ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, x ऑफ n इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, लिमिट z टेंस टू इन्फानाइट x ऑफ z, बस इतना है। ठीक है, x ऑफ z में z को इन्फानाइट पुट कर दो तो x ऑफ n मिलेगा n इक्वल टू 0 पर। लैप्लास में जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। लैप्लास में जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है उससे xt का वैल्यू मिलता है t इक्वल टू 0 प्लस पर, बट डिस्क्रीट में जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इसमें x ऑफ n किधर मिलता है, n इक्वल टू 0 पर। पॉइंट क्लियर है। तो डिस्क्रीट में कोई 0 प्लस 0 माइनस इंस्टेंट होता ही नहीं है, तो डिस्क्रीट में तो एग्जैक्ट टाइम इंस्टेंट होता है ना, n इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा उधर आप क्या लिखते थे, एक्स टी एट टी इक्वल टू 0 प्लस विल बी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फानाइट एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो वहाँ पर एस इंटू एक्स ऑफ एस होता है, बट इधर क्या होता है, बस केवल एक्स ऑफ दैट होता है। यही क्यों आता है, डेरिवेशन से ये रिजल्ट आता है। ये आगे जा कर के आपको दिख भी जाएगा जब मैं LTI सिस्टम में कॉजिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, तो ये डेरिवेशन आपको दिख भी जाएगा। बाय द वे, कंडीशन तो वही है जो आपने लैप्लास में इनिशियल वैल्यू थ्योरम में लिखा था। कंडीशन क्या है, x ऑफ n शुड बी 0 फॉर n लेस देन 0। हाँ, कंडीशन वही है, x ऑफ n के सैंपल LHS में कितने होने चाहिए, 0। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ। ओके चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x ऑफ n इक्वल टू 0 पर। ओके, अच्छा, और x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज, सपोज x ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 minus 2z inverse with region of convergence mod z less than 2। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ट्रांसफॉर्म के साथ क्या मेंशन है, ROC, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो ये कंडीशन इस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे पता चला, ROC को देख करके अच्छे से देखो, ROC सर्किल के इनसाइड है। अब अगर ROC सर्किल के इनसाइड है तो बताओ सिग्नल कैसा, लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड का मतलब n इक्वल टू माइनस इन्फानाइट तक इसका सैंपल मिलेगा। अब n इक्वल टू माइनस इन्फानाइट तक सैंपल मिलेगा तो LHS में तो नॉन जीरो होगा ना, और अगर LHS में नॉन जीरो है तो कंडीशन वायलेट हो गया। तो यहाँ से मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूँगा, कुछ इस तरह लिखूँगा, ये जो ROC है सर्किल के इनसाइड है, तो x ऑफ n को लिख दूंगा, x ऑफ n इज ए लेफ्ट साइडेड सिग्नल। ओके, और अगर x ऑफ n लेफ्ट साइडेड है तो x ऑफ n नॉन ज़ीरो होगा n लेस देन 0 के लिए। ओके, सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल।
अभी थ्योरम तो एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन हमें x ऑफ n n इक्वल टू 0 पर तो लिखना है। अभी कैसे लिखेंगे, इसका एक ही तरीका अब बचा। अभी क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स लिखना पड़ेगा। 1/1 माइनस 2z इन्वर्स का लेफ्ट साइडेड इन्वर्स लिखना है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इधर देख लो। 1/1 माइनस az इन्वर्स का लेफ्ट साइडेड इन्वर्स क्या लिखते हो, माइनस साइन के साथ लिखते हो ना, माइनस a की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 लिखूँ मैं। ओके, तो 1/1 माइनस 2z इन्वर्स का इन्वर्स दैट ट्रांसफॉर्म क्या, माइनस 2 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 लिख तो दिया हमने। अब आप खुद देखो ना, u ऑफ माइनस n माइनस 1 है तो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फानाइट से माइनस 1 तक है। तो माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट हुआ, माइनस 1 पर ख़त्म हो गया। अब n इक्वल टू माइनस 1 पर ख़त्म हो गया तो n इक्वल टू 0 पर कितना है, 0 है। तो इसका एक्सटेंशन ही माइनस इन्फानाइट से माइनस 1 तक है। तो बताओ ओरिजिन का सैंपल कितना, 0। समझ में आया होगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसके बाद ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगा। सपोज x ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4z इनवर्स होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5z इनवर्स, 2 माइनस 5z इनवर्स, ओके, इंटू 1 माइनस 7z इनवर्स। ठीक है, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया है। ओके, कुछ इस फॉर्म में लिख दिया है ना। ठीक है, मान लो इधर मैं क्यूब लिख देता हूँ और ROC मैंने लिखा ही नहीं है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, ट्रांसफॉर्म के साथ क्या मेंशन नहीं है, ROC मेंशन नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्म के साथ ROC मेंशन नहीं है तो अज्यूम करो सिग्नल इज 0 इन दी LHS। क्यों अज्यूम करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट के एग्ज़ाम में, ESE के एग्ज़ाम में। ओके, वहाँ जब क्वेश्चन आता है तब तो कोई सवाल करता नहीं है कि अच्छा इसमें तो कंडीशन गिवन ही नहीं है कि ROC क्या है क्या नहीं है। तो गेट या ESE के एग्ज़ाम में आएगा, MCQ क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बैठ के सवाल तो नहीं करोगे ना, तो यहाँ भी सवाल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अजम्पशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल इज़ 0 इन दी LHS। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ROC मेंशन नहीं है उधर क्या अज्यूम कर लो कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाइड है और डायरेक्टली थ्योरम यूज़ करके आंसर लिख डालो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम यूज़ करके आंसर लिख देंगे। x ऑफ n इक्वल टू 0 पर चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, लिमिट z टेंस टू इन्फानाइट x ऑफ z। तो क्या लिखता, अच्छा z टेंस टू इन्फानाइट के साथ जब लिखूंगा तो z इन्वर्स वाले सारे टर्म्स कितने हो गए, 0। तो डायरेक्टली लिख दो ना। तो न्यूमरेटर में क्या लिखता, 3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पहले क्या लिखता, 2 क्यूब इंटू 1। देख लो यही तो लिखता मैं। ठीक है, तो z टेंस टू इन्फानाइट होगा तो z इन्वर्स वाले सारे टर्म्स कितने हो जाएंगे, 0। तो न्यूमरेटर से लिखता 3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 क्यूब इंटू 1। तो आंसर में क्या लिखता, 9/8। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ऋषभ बेटा आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी लिखो। लास्ट प्रॉपर्टी है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, आपने प्रॉपर्टीज 10 लिखे ना, प्रॉपर्टी नंबर 11 एंड द प्रॉपर्टी इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके,
तो प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, एक्स ऑफ एन एन इक्वल टू इन्फानाइट पर कैलकुलेट करना है। लिमिट z टेंस टू 1 माइनस z इनवर्स इंटू एक्स ऑफ z। ओके, तो एक्स ऑफ एन एन इक्वल टू इन्फानाइट पर कैलकुलेट करना है, तो फाइनल वाले थ्योरम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन क्या है, थोड़ी देर में लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ऐसे कैलकुलेट करना है, लिमिट z टेंस टू 1 माइनस z इनवर्स इंटू एक्स ऑफ z। नाउ लेट अस राइट कंडीशंस फॉर फाइनल वैल्यू थ्योरम। Condition 1 is same as initial value theorem. It means x of n should be 0 for n less than 0. What about condition 2? अच्छा, कंडीशन 2 में कुछ ऐसा है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड, तो 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड के सारे पोल्स यूनिट सर्किल के इनसाइड होने चाहिए। एक्स ऑफ जेड के पोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड के पोल की बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे इतने बोलने के बाद भी, लिखने के बाद भी बैठ करके एक्स ऑफ जेड का पोल कैलकुलेट करने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, एक्स ऑफ जेड के पोल की बात कर ही नहीं रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड के सारे पोल्स किधर होने चाहिए, यूनिट सर्किल के अंदर। सो राइट डाउन द टर्म ओके, इसको अलग से डिफरेंट कलर में लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। बाद में बैठ के एक्स ऑफ जेड का पोल मत कैलकुलेट करने लग जाना। किसके पोल की बात कर रहा हूँ, 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड। द टर्म 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड should have poles inside unit circle in z plane। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, हमें करना क्या है, एक्स ऑफ एन कैलकुलेट करना है एन इक्वल टू इन्फानाइट पर, और एक्स ऑफ एन का z ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ z। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज, सपोज z ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ z इज 1/1 माइनस 2z इनवर्स। ओके, 1/1 माइनस 2z इनवर्स। ओके, बस केवल इतना मैंने लिखा, मैंने कहीं ROC लिखा है क्या, नहीं। ओके, अब अगर मैंने ROC नहीं लिखा है और हमें एक्स ऑफ एन इक्वल टू इन्फानाइट पर चाहिए, तो क्या करूँगा, अज्यूम कर लूँगा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या अज्यूम करूँगा, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अगर ROC मेंशन नहीं होगा तो क्या अज्यूम करोगे, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन के लिए तो एक्स ऑफ जेड ही चाहिए ना, एक्स ऑफ जेड को 1 माइनस जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो कि रिजल्टेंट पोल किधर है। अच्छा, अब आपने चेक करना स्टार्ट किया, 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड, तो आप लिखते 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 2z इनवर्स। अच्छा, ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लिखते z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2, ये लिखता मैं। अब 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड को थोड़ा रीअरेंज करके मैंने लिख दिया है। अब अगर आप चेक करो तो पोल लोकेशन किधर है, पोल लोकेशन है z इक्वल टू 2 पर। क्या ये पोल यूनिट सर्किल के इनसाइड है, नहीं। तो अगर पोल का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो कहते हैं पोल यूनिट सर्किल के इनसाइड है। यहाँ पोल का मैग्नीट्यूड 2 आने वाला है, मतलब पोल यूनिट सर्किल के बाहर है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ पोल इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि पोल किधर है 2 पर, तो पोल का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, जबकि
1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जेड का जो पोल मैग्नीट्यूड है किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो ये जो आपने लिखा ना कि शुड हैव पोल्स इनसाइड यूनिट सर्किल, तो ये जो टर्म है शुड हैव पोल्स इनसाइड यूनिट सर्किल, इट मीन्स पोल मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1। ठीक है, वहाँ ब्रैकेट में लिख लेना पोल मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। ओके कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने लिखा फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, फाइनल वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है नहीं। अब हमें क्या लिखना है, एक्स ऑफ एन एन इक्वल टू इन्फानाइट पर, तो पहले क्या लिखूंगा एक्स ऑफ एन। अच्छा, हमने तो ये मान रखा है ना कि एक्स ऑफ एन LHS में कितना है 0, क्योंकि आर तो गिवन नहीं था। अब अगर ये मान ही रखा है कि एक्स ऑफ एन LHS में 0 है तो एक्स ऑफ एन किधर है, RHS में। तो एक्स ऑफ एन कैसा है, राइट साइडेड है। और अगर एक्स ऑफ एन राइट साइडेड है तो इन्वर्स में कैसा लिखूंगा, राइट साइडेड ही तो लिखूंगा। तो अब कोई कन्फ्यूज़न है क्या कि क्या लेफ्ट साइडेड इन्वर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ अजम्पशन है, सिग्नल कैसा है, राइट साइडेड। तभी तो हमने कंडीशन 1 चेक नहीं किया था। ठीक है, तो इन्वर्स क्या लिखता, 2 की पावर n un। तो x ऑफ n n इक्वल टू इन्फानाइट पर कितना, इन्फानाइट, मतलब अनडिफाइंड। मतलब क्या, अनडिफाइंड। समझ में आया? तो 2 की पावर n इंटू un है, तो सिग्नल राइजिंग नेचर का है। और अगर राइजिंग नेचर का है तो बताओ n इक्वल टू इन्फानाइट वाला सैंपल कितना, इन्फानाइट। तो मैं आंसर क्या लिखता, अनडिफाइंड। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन आपके वर्कबुक से जो कि फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है, पहले चेक करना होगा उसमें भी कि थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। ओके, तो चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, फॉर सी ऑफ एन जेड ट्रांसफॉर्म सी जेड इज इक्वल टू जेड इनवर्स इंटू 1 माइनस जेड की पावर -4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स होल स्क्वायर। हमें करना क्या है, सी ऑफ एन एन इक्वल टू इन्फानाइट पर कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ पर ROC मेंशन है? बिल्कुल नहीं। अब अगर ROC मेंशन नहीं है तो अज्यूम करेंगे कंडीशन 1 ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो मान लेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम का कंडीशन 1 क्या है, सेटिस्फाइड। बट व्हाट अबाउट कंडीशन 2? कंडीशन 2 तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू सी जेड, इसके सारे पोल्स यूनिट सर्किल के इनसाइड होने चाहिए। अच्छा, इसको 1 माइनस जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिखते जेड इनवर्स इंटू जेड की पावर -4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स। पहले ऐसे लिखता, अब सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब लिखो जेड इनवर्स। ध्यान से देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। इसमें 2 फैक्टर्स आएंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो 2 फैक्टर्स लिखोगे, 1 प्लस जेड की पावर -2 एंड 1 माइनस जेड की पावर -2। तो आप लिखते 1 प्लस जेड की पावर -2 इंटू 1 माइनस जेड की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स। जेड इनवर्स इंटू 1 प्लस जेड की पावर -2। ये जो टर्म है इसमें भी 2 फैक्टर आएंगे। 2 फैक्टर क्या क्या लिखता, 1 प्लस जेड इनवर्स, 1 प्लस जेड इनवर्स एंड 1 माइनस जेड इनवर्स। डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा, 4 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स। क्या कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस जेड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। तो क्या लिखूँगा फाइनली, जेड इनवर्स इंटू 1 प्लस जेड की पावर -2 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स अपॉन 4। ये हमने लिखा किसको है, 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू सी जेड को सिंप्लीफाई किया है।
अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमें चेक करना है कि ये जो टर्म है 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू सी जेड, इसमें पोल लोकेशन किधर है, किधर है ढूंढो। ये नहीं कि सर डिनोमिनेटर में तो 4 दिख रहा है, जेड तो दिख ही नहीं रहा है, तो देखो, ठीक है। जेड इनवर्स को क्या लिखोगे 1 बाई जेड, जेड की पावर -2 को क्या लिखोगे 1 बाई जेड स्क्वायर। यहाँ जेड इनवर्स है, इसको फिर से क्या लिखोगे 1 बाई जेड। तो डिनोमिनेटर में ओवरऑल कितना आएगा 4 इंटू जेड की पावर 4 आएगा ना। अब अगर डिनोमिनेटर में 4 इंटू जेड की पावर 4 आया, अब इसको 0 से इक्वेट करो तो पोल मिलेगा। तो पोल किधर मिलेगा, ओरिजिन पर। पोल किधर मिलेगा, ओरिजिन पर। ओके, फिर आपने चेक किया पोल मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1। एस प्लेन नहीं है, जेड प्लेन है, तो एस प्लेन में मत चले जाना, वहाँ जाकर के मत दिमाग दौड़ाने लग जाना। ये कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन, जो एस प्लेन से बिल्कुल अलग है। कुछ बच्चे चले जाते हैं एस प्लेन में, वहाँ दिमाग दौड़ाने लग जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आप बर्बाद हों, इसलिए जेड प्लेन का जेड प्लेन में ही रहना, ठीक है, ठीक है। पोल का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, क्यों, क्योंकि 0 तो 1 से छोटा होता है, तो पोल का मैग्नीट्यूड 1 से कम है। तो 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू सी जेड का पोल मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो पोल यूनिट सर्किल के इनसाइड है, मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो आपने लिखा फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब आपने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट किया, तो हमें सी ऑफ एन इक्वल टू इन्फानाइट पर चाहिए। तो अब थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करूँगा। लिमिट z टेंस टू 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू सी जेड। ओके, 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू सी जेड हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी। इसी में z को क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पर z को 1 पुट करो। तो आप क्या लिखते 1 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, आंसर कितना आया 1। समझ में आया होगा। चलो अब आज के लिए बस इतना ही। अभी जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ हो गए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, बहुत सारे पॉइंट जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। ओके, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन जो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम से रिलेटेड भी है, वो भी जेड ट्रांसफॉर्म के एंड में बताऊंगा, तो वो सब कल के क्लास में होगा। बाकी अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो 1 बाय 1 आप लोग पूछते जाइए, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ।